Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS वाला। और जैसा आपको पता है कि हमने टैक्सेशन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा हुआ है और आज हम और एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है या आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल बी पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस में आपको बेटा जो पहला टॉपिक पढ़ना है दैट इज गवर्नमेंट बजट। वो कौन सा है? गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट को कैसे हम समझेंगे सर, इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब भी हमें घर में कोई काम करना होता है ना तो हम नज़र में दो चीज़ें रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को अगले साल घर बनाना है तो वो दो चीज़ें नज़र में रखता है। पहली चीज़ कि पैसा मेरा कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसका हिसाब रखता है कि कितना पैसा जमा होगा ऑलमोस्ट जो मैं अपने घर को बनाने में खर्च करूंगा, और वो ये भी साथ में रखता है, इसका हिसाब भी रखता है कि एस्टिमेट करता है वो कि कितना खर्चा होगा मेरा घर बनाने में, ताकि कल जाके आसानी हो सके उसे वो घर को बिल्ड करने में या उस घर को बनवाने में। वैसे ही एक कंट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, कि अगर इंडिया है और इस इंडिया है, ये कंट्री है और इस कंट्री को एक साल तक, ईयर की बात हम कर रहे हैं, एक साल तक इस कंट्री को चलाना है, तो इस कंट्री को चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप रेवेन्यू कहते हो। वो रेवेन्यू मुझे जनरेट करना है ना बेटा। अब इस रेवेन्यू को जनरेट करने के बाद गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर भी करना है, यानी पैसा आपको इकट्ठा भी करना है और उसी पैसे को आपको खर्च भी करना है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट रिसीट्स यानी डिफरेंट सोर्सेस से अपनी इनकम को जनरेट करता है और उसी इनकम को फिर वो डिफरेंट तरीकों से एक्सपेंडिचर में भी डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गई, सैलरीज देनी है लोगों को, वो सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट का काम होता है। सो वो स्टेटमेंट, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट अपना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर लिख के रखता है कि मेरा खर्चा कितना आएगा अगले साल में, और एक्सपेक्टेड रिसीट्स लिख के रखता है कि पैसा कहां कहां से आएगा, उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कहते हैं बजट। उस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? बजट। सो इसीलिए हम कहते हैं कि बजट होता क्या है सर? बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट क्या होता है? बजट होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट in which government writes its expenditure, expected expenditure and expected receipts for the year to come। यानी बजट वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट्स को लिख के रखता है। जो रिसीट्स गवर्नमेंट के पास आने वाले हैं या जो गवर्नमेंट अगले साल में खर्च करने वाला है, उस स्टेटमेंट को, जिस स्टेट में ये सब चीजें लिखी जाती हैं, उसे हम कहते हैं बजट। उसे क्या कहा जाता है? बजट। सो हम कह सकते हैं ना बेटा कि बजट करता क्या है? इट रिवील्स। ये क्या रिवील करता है फिर? यानी जब भी हम बजट सेशन में देखते हैं कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा होता है, बजट को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो उस बजट के प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि बजट रिवील क्या करता है? इट रिवील्स द फिस्कल पॉलिसी। इट रिवील्स द फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। It reveals the fiscal policy of the government for the year to come. For the year to come, यानी जो साल आने वाला है उस साल की गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या रहेगी, या जिसे आप कहते हो बजटरी पॉलिसी। वो बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या रहेगी, गवर्नमेंट कहां कहां पे पैसा खर्च करेगा और कहां कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगा, वो सारी चीजें हमारे बजट में लिखी जाती है। सो
होपफुली आपको बजट समझ में आया हो कि बजट किसे हम कहते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में आपको याद रखना है कि बजट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और एस्टिमेटेड रिसीट्स को लिख के रखता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बजट। अब बजट बनाया क्यों जाता है, हम क्यों बजट बनाते हैं, एक गवर्नमेंट क्यों बजट बनाता है बेटा, ठीक है। बजट को बनाने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि एक गवर्नमेंट बजट बनाता क्यों है, जिन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं ना बेटा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है हमारे बजट का, जिसे हम कहते हैं सर कि ये यूज किया जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करने के लिए। इट मींस कि जो हमारी इनकम है, ठीक है, जो एक कंट्री की इनकम है उसे रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, उसे रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बजट बनाते हैं या फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं। अब समझ लो कि रिडिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है हमें अपनी इनकम या वेल्थ को। बेटा गवर्नमेंट का काम होता है सोशल वेलफेयर करना। गवर्नमेंट का काम क्या है एक्चुअली, सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर कैसे करेगा, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उन्हें इक्वली क्या किया जा सके, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, या हम कह सकते हैं विद द एम ऑफ इक्विटी, विद द एम ऑफ इक्विटी इन द इकोनॉमी। यानी गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे इनकम को, हमारी वेल्थ को, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वहां पे इक्विटी प्रिवेल हो, यानी हर किसी को उसकी एबिलिटी के हिसाब से इनकम मिले। इक्विटी का मतलब क्या होता है, एज पर द एबिलिटी, एज पर द एबिलिटी, यानी हर किसी पर्सन को उसकी एबिलिटी के हिसाब से पैसा मिले। इट मींस कि जो बजट होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि जब बजट को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, हर कोई जो है ना रेडियो को सुन रहा होता है या क्या बोलते न्यूज़पेपर्स को देख रहा होता है या टेलीविजन पे बैठा होता है उन दिन। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारी वेल्थ को, इक्विटी लाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करेगा फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द बिजनेसमैन, फॉर द डिफरेंट पर्संस। सो बजट इसीलिए बनाया जाता है ताकि हमारी इनकम को क्या किया जा सके, रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, या हमारी इकोनॉमी में इक्विटी को लाया जा सके, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हो, उन रिसोर्सेज को रिलोकेट करने की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं एजुकेशन है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो एजुकेशन से होता क्या है, हमारा जो मैन पावर है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, स्किल्ड पर्सन ज्यादा निकलते हैं हमारी इकोनॉमी में। अब बजट इसलिए बनाया जाता है कि इन स्किल्ड पर्सन्स को इस सेक्टर से निकाल के, किसी एक सेक्टर से, एजुकेशन सेक्टर से निकाल के किसी और सेक्टर में डाला जा सके, ताकि जो इनका एफिशिएंट यूज हो सके, इनको हम बेस्ट तरीके से क्या कर सके, यूज कर सके, यानी जहां पे इसकी जरूरत है वहां पे इसको यूटिलाइज किया जा सके। यानी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर अच्छा है, हमें हेल्थ केयर की जरूरत है, तो हम अपने सारे रिसोर्सेज को हेल्थ केयर पे लगा देते हैं। अगर हमें लगता है कि गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है, तो हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में सारा पैसा लगा देते हैं। उसे हम कहते हैं रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसे क्या कहा जाता है, रिलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें रिलोकेट किया जा सके, जहां पे उनका बेस्ट यूज हो सकता है वहां पे इनको यूज किया जा सके। ये हमारा काम होता है हमारे बजट का। तीसरा काम जो हमारे बजट का है दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब आपने अगर, जब हमने मनी एंड सप्लाई पढ़ा था ना,
मैंने आपको बोला था कि फिस्कल पॉलिसी भी हेल्प करती है हमें इन्फ्लेशन को कम करने में। फिस्कल पॉलिसी भी हमें हेल्प करती है, इट इज वन ऑफ द टूल जो हमें हेल्प करती है डिफ्लेशन से निपटने के लिए, रिसेशन से निपटने के लिए, या अनएम्प्लॉयमेंट से निपटने के लिए। सो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक्सपेंडिचर करेगा, बट समझ लो ऐसे कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है, तो मैंने आपको समझाया था इन्फ्लेशन के टॉपिक के टाइम कि इन्फ्लेशन होती क्या है। वन ऑफ द रीजन इज मनी सप्लाई, इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है हमारी इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलती है। बट अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करेगा। अब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, उसकी वजह से होगा क्या, मनी सप्लाई फिर से इंक्रीज होगी। मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। सो गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है, तो फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी इस तरीके से बनाई जाएंगी कि मनी सप्लाई ना हो। इट मींस कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट रोक देगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। गवर्नमेंट वो मेजर्स अडॉप्ट करता है इन द बजट कि जिनसे इन्फ्लेशन को कम किया जा सके और हमारी इकोनॉमी स्टेबल रह सके। दिस इज द थर्ड मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बजट। ठीक है, अब गवर्नमेंट के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है। सो जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर को मैनेज करने के लिए हम फिस्कल पॉलिसीज यूज करते हैं। यानी जो भी हमारे गवर्नमेंट के स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, उन स्टेट एंटरप्राइजेस को चलाने के लिए फिस्कल पॉलिसीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हमें लगता है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं या जो पब्लिक सेक्टर हमारा है, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, उन पब्लिक एंटरप्राइजेस में अगर हमें लगता है फॉर एग्जांपल कि हम डेफिसिट में चल रहे हैं, हम क्या चल रहे हैं, डेफिसिट में। फॉर एग्जांपल रेलवेज की एग्जांपल ले लो, उसकी बात हो रही है प्राइवेटाइज करने की, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने प्राइवेटाइज की है। इट्स आवर हिस्ट्री, ठीक है, कि हमने बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज करते हुए आए हैं सिंस द इंडिपेंडेंस और आज तक। सो जब भी हम बात करते हैं कि हमारे जो पीएसयूज हैं, ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर हमारा है, ठीक है, जिसे गवर्नमेंट चलाता है, अगर वो नुकसान झेल रहा है तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, मैनेज करना उन्हें। सो फिस्कल पॉलिसी में हम क्या कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी में हम उनके अगेंस्ट, या हम कह सकते हैं उनके लिए हम डिफरेंट स्टेप्स उठा सकते हैं। लाइक हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, हम क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। हो सकता है हम इनमें ज्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है, ताकि ये एक सेक्टर जो है अच्छी तरह काम कर सके। इसके एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि डिफरेंट गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रीज हैं। अब जब गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज जो हैं, अगर हमें लगता है कि वहां पे हमें एफर्ट डालने की ज़रूरत है या इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और उससे हमारे गवर्नमेंट को फ़ायदा अच्छा खासा मिलेगा, तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डालेंगे। बट अगर लगता है हमें कि नहीं, ये सेक्टर तो हमारे हाथ से निकल गया है, हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने पैर बाहर निकालेंगे, उसे किसी प्राइवेट पर्सन के हवाले कर देंगे ताकि वो उसे अच्छी तरह काम में ला सके। सो हम क्या करते हैं, इधर द डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसमें। सो बजट का ये भी काम होता है कि ये मैनेज करने में हमें, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हमारी हैं या पब्लिक सेक्टर जो हमारा है, उसे मैनेज करने में हमारी क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट इज बजट और व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, कि कैसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे बजट के। बट जब बजट की हम बात करते हैं बेटा, सो बजट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि बजट के कंपोनेंट्स किस तरीके के होते हैं, यानी बजट बनाया कैसे जाता है, बजट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सो मैंने आपको अभी बोला कि बजट वो स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट में क्या लिखा जाता है, जिस स्टेटमेंट में गवर्नमेंट अपने रिसीट्स को, ठीक है, और अपने एक्सपेंडिचर को लिखता है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को लिखता है, यानी पैसा कहां कहां से आया और पैसा कहां कहां पे खर्च हुआ, ये गवर्नमेंट ये हिसाब अपने बजट में लिखता है। अब जब बजट की हम बात करते हैं तो पैसा कहां कहां से आया और कहां कहां पे खर्च हुआ, वो दो तरीकों से हम पता कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बजट जो है
इसे हमने दो मेन हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। इसे हमने क्या किया हुआ है, दो मेन हेड्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसे आप कहते हो पहला जो हमारा है दैट इज रेवेन्यू बजट और दूसरा हमारा है कैपिटल बजट। दूसरा हमारा क्या आता है, कैपिटल बजट, सॉरी कैपिटल बजट। ठीक है, यानी ये दो मेन हेड्स आते हैं हमारे इसके। ठीक है, ये हमारे मेन हेड्स आते हैं हमारे बजट के। अब जो हमारा बजट है ना, इसे इजी वे में समझने के लिए ना हम डिफरेंट सब हेड्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आसानी में समझने के लिए बजट के दो मेन हेड्स हम बना सकते हैं। एक है हमारे रिसीट्स जो हमने अभी देखा, और दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर। दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर। सो एक एक करके हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे। रिसीट्स मैंने आपको अभी बोले, रिसीट्स का मतलब है जहां जहां से गवर्नमेंट पैसा क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अब समझ लो बेटा, आप पैसा जनरेट कैसे कर सकते हो। इधर वो आपको किसी से लेना है जिसके बदले आप उसे कुछ वापस नहीं दे रहे हैं, या तो आपको अपने घर की जमीन बेच देनी है। पैसा इन्हीं दो तरीकों से आ सकता है कि या तो आपको उसे अर्न करना पड़ेगा पैसे को, या तो अपने घर की कोई चीज बेचनी पड़ेगी, तब जाके आपके पास रेवेन्यू आएगा। अब जब हम बात करते हैं रिसीट्स की, तो रिसीट्स के और दो सब हेड्स आते हैं बेटा। ठीक है, रिसीट्स के दो हेड्स कौन से आते हैं, एक आता है हमारा रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा आता है हमारा कैपिटल रिसीट्स। दूसरा क्या आता है, कैपिटल रिसीट्स। अब गवर्नमेंट, पहली चीज रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू किसे हम कहते हैं पहले ये समझ लो। रेवेन्यू किसे कहा जाता है, रेवेन्यू होता है अमाउंट ऑफ मनी, वो पैसा जो आपने किसी जो आपने क्या किया है, जनरेट किया है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज जनरेटेड, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू हम जो गवर्नमेंट है वो कहां कहां से जनरेट कर सकता है, समझ लो बेटा। अभी मैंने आपको बोला कि रेवेन्यू दो ही तरीकों से आ सकता है, या तो गवर्नमेंट को पैसा मिले किसी तरीके से, ठीक है, जिसके बदले गवर्नमेंट को कुछ ना देना पड़े, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट को अपनी कोई चीज बेचनी पड़े, वहां से पैसा आ सकता है। सो रिसीट जो हमारे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि रेवेन्यू रिसीट हेड जो होता है, इस हेड में वो सारी चीजें डाली जाती हैं जिनकी वजह से ना तो गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी चढ़ती है, ठीक है, और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट क्या हो जाता है, कम, ना ही गवर्नमेंट का एसेट कम हो जाता है। सो अगर मेरे ऊपर लायबिलिटी भी नहीं चढ़ रही और एसेट भी कम नहीं हो रहा मेरा, इट मींस कि कोई ऐसा मेरे पास काम है जिससे मुझे मुफ्त में पैसा मिल रहा है। ठीक है, सो गवर्नमेंट को मुफ्त में पैसा कहां से मिलता है, सो रेवेन्यू रिसीट्स में पैसा गवर्नमेंट को दो टाइप से मिलता है। फर्स्ट इज टैक्सेस, ठीक है, जिसे आप कहते हो टैक्स रेवेन्यू, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो गवर्नमेंट, जब हमने टैक्सेशन टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको बोला था बेटा कि गवर्नमेंट जो टैक्सेशन है, इट इज द कंपल्सरी पेमेंट, ठीक है, जो आपको करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो पैसा विदाउट एनी, ठीक है, जो जिसमें आपको गवर्नमेंट कोई भी चीज वापस ना दे, यानी गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू यू फॉर दैट मनी, उसे हम कहते हैं टैक्स। सो टैक्सेस में हमने दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस पढ़े थे, लाइक एक हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स और दूसरा हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझ लो बेटा, हमने कहा कि जो हमारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which does not cause any liability to the government and does not cause reduction in the assets of the government. So वो पैसा कौन कौन सा होता है, वो होता है सर हमारा टैक्सेस का पैसा और नॉन टैक्सेस का पैसा। अब टैक्स का पैसा कहां कहां से आता है, किस वे से आता है, इधर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहें तो इसमें हमारा इनकम टैक्स आता है,
इसमें हमारा कॉरपोरेट टैक्स आता है, इसमें हमारा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आता है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, इसमें हमारा, ठीक है, इसमें हमारा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स आता है, इसमें हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। सो ये हमारे डायरेक्ट टैक्सेस की कुछ एग्जांपल्स है। सो वो सारा पैसा कहां पे डाला जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स में। वो कहां डाला जाता है? रेवेन्यू रिसीट्स में। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या, कौन कौन सा पैसा इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें डाले जाते हैं? सबसे बड़ी एग्जांपल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एटसेट्रा। सो इसमें हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस डाले जाते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा था कि ये वो हेड होता है बेटा, जिस हेड से ना तो गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी चढ़ रही है और ना ही गवर्नमेंट का कोई एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इसीलिए आप लिखोगे कि रेवेन्यू रिसीट्स डज नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। एंड दूसरा, इट डज नॉट कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है। सो आई होप कि हमारा जो पहला सब हेड है दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स, वो आपको अच्छी तरह समझ में आया हो। होपफुली कल हम अपना कैपिटल रिसीट्स वाला सेक्शन देखेंगे और उसके बाद हमारा और एक मेन हेड है जो है हमारा एक्सपेंडिचर का, जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। इसकी पीपीटी जो है वो मैं शेयर कर दूंगा हमारी टेलीग्राम चैनल पे केएस वाला की। एंड आई होप कि ऐसे आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से। आई हैव एक्चुअली चेंज्ड, मैंने थोड़ा सा चेंज के लिए जो है अब बोर्ड पे लिखना शुरू कर दिया है पीपीटीज। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अवॉइड करने की, ताकि आपको अच्छी तरह, ज़्यादा से अच्छी तरह समझ में आ सके। सो आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो। और मुझे बताइएगा कि क्या जो हम इससे पहले भी यूज़ करते थे वैसे आपको ज़्यादा समझ में आता था या ऐसे ज़्यादा समझ में आता है। काइंडली कमेंट ऑन दैट सो दैट आई कैन ओप्ट इट प्रॉपरली। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।